Hi guys, welcome to Edo Medicine. So अब हम अप्रोचेस टू मल्टीकल्चरलिज्म पढ़ेंगे। उससे पहले प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, जिनको भी मल्टीकल्चरलिज्म और संस्कृतिवाद को समझना है और सबको समझना चाहिए। तो अब हम इसके अप्रोचेस समझेंगे। 3 अप्रोचेस इसमें दिए गए हैं: एसिमिलेशन, कल्चरल प्लुरलिज्म, आइडियोलॉजी ऑफ वॉलंटरी कल्चरल चॉइसेस। ठीक है, तो एसिमिलेशन का आप मतलब समझ लीजिए एक तरीके से एसिमिलेट कर लेना यानी मिला लेना। ठीक है, एक ही जगह सब चीज़ों को मिला लेना। ठीक है, तो जो ये गॉर्डन है वो बताते हैं द प्रोसेस ऑफ असिमिलेशन वुड गो थ्रू द स्टेज वेयर द न्यू कल्चर ग्रुप माइग्रेंट ग्रुप वुड। अब ये प्रोसेस बता रहे हैं कि कैसे ये जो एसिमिलेशन होता है, जैसे कैसे ये मिलते हैं ग्रुप्स और एक बनने की कोशिश करते हैं, ये कैसे होता है। तो गॉर्डन है जिन्होंने 1964 में अपनी स्टडी वो की थी, वो बता रहे। तो फर्स्ट स्टेज क्या होता है, चेंज इट्स कल्चरल पैटर्न फॉर दोज ऑफ द डोमिनेंट ग्रुप्स। अब मान लीजिए एक ए ग्रुप है, वो डोमिनेंट ग्रुप है, और एक बी ग्रुप वहाँ पे आता है, और वो जो डोमिनेंट ग्रुप है उसको बी ग्रुप फॉलो करने लगता है, मतलब उसकी तरह थोड़ा थोड़ा अपने कल्चर संस्कृति को बदलने लगता है हल्की हल्की। डेवलप और सेकेंड स्टेज में क्या होता है, डेवलप अ लार्ज स्केल प्राइमरी ग्रुप रिलेशनशिप विद डोमिनेंट ग्रुप। अब वो प्राइमरी रिलेशन उसके साथ बनाने लगा है। ठीक है, थोड़े बहुत रिलेशनशिप बातचीत होने लगी, यानी बी ग्रुप की, जो कि बाहर से आया है, जो डोमिनेंट ग्रुप है, बाहर से भी आ सकता है या वहीं पे हो भी सकता है, डोमिनेंट ग्रुप है, उससे रिलेशनशिप थोड़े थोड़े बनने लग रहे हैं प्राइमरी तरीके से। अब उसके बाद थर्ड स्टेज में क्या होता है कि अब बी ग्रुप है, वो डोमिनेंट ग्रुप यानी ए ग्रुप से शादी ब्याह टाइप के रिलेशनशिप रखने लगा है। ठीक है, यानी अब उनके शादी ब्याह होने लगे एक दूसरे में। अब फोर्थ स्टेज में क्या होता है कि वो लोग अब भूल जाते हैं कि वो लोग सेपरेट ग्रुप है, यानी ए और बी इतने क्लोज आ गए हैं कि वो भूल जाते हैं कि वो सेपरेट है। ठीक है, और फिफ्थ स्टेज में क्या होता है कि अब कोई डिस्क्रिमिनेशन, अब डोमिनेंट ग्रुप और नॉन डोमिनेंट ग्रुप जो बी ग्रुप आया था उसके बीच में कोई भेदभाव नहीं होता। और सिक्स्थ में होता है कि कोई प्रिजुडिस एटीट्यूड नहीं होता। प्रिजुडिस एटीट्यूड जब होता है जब हम सोच लेते हैं कि वो पर्सन ऐसा है, हमारे दिमाग में उसके बारे में एक नहीं, हमारे बारे में होता है कि मान लीजिए कोई भी भीख मंगा है, तो दो तरीके का उसके बारे में हमारे प्रिजुडिस हो सकता है कि देखो काम नहीं कर रहा है, देखो भीख मांग रहा है, ऐसा भी हो सकता है। चाहे हम उसके लिए बुरा भी फील कर सकते हैं, देखो क्यों भीख मांग रहा है। तो हमने प्रेजुडिस बना लिया, हमने कुछ सोचा नहीं। चाहे एक एटीट्यूड होता है हमारा किसी कम्युनिटी की, ये ऐसे क्यों होते हैं, ये गंदे होते हैं, अच्छे, इस टाइप का। ठीक है, उसके बाद सेवेंथ में नॉट रेज एनी इशू दैट वुड इन्वॉल्व वैल्यूज पावर कॉन्फ्लिक्ट इन डोमिनेंट ग्रुप। हियर ऑल्सो टॉक। अब यहाँ पे कोई इश्यूज कुछ नहीं अब इन्वॉल्व है, अब वो दोनों एकदम मिल चुके हैं। अब क्या हुआ कि जो दूसरा ग्रुप आया यानी बी ग्रुप आया, वो इतना ज़्यादा मिल गया कि उस ए ग्रुप में जो डोमिनेंट ग्रुप था वहाँ का, जिस और उसका वो एक तरीके से हिस्सा या पार्ट बन चुका है। अब अमेरिका के कंट्रोल कॉन्टेक्स्ट में दो तरीके के एसिमिलेशन हुए, मिलाप हुआ। एक है एंग्लो कन्फर्मिटी एंड एक मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, यहाँ भी थोड़ा कर दूंगी। एंग्लो कन्फर्मिटी में क्या होता है कि इमिग्रेंट्स जो आते हैं, उसके बाद reunification of immigrant ancient culture in favor of behavior and values of Anglo-Saxon core group। तो क्या होता है कि मे बी थोड़ा सा बहुत सारे इमिग्रेंट आते हैं और उनका जो कल्चरल वैल्यूज़ वगैरह होती हैं वो एंग्लो और सेक्शन जो होते हैं लोग, उनके कोर ग्रुप से मिल जाता है और एक वो नया बनाते हैं। मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है कि बहुत सारे कंट्रीज़ के लोग आते हैं जो माइनॉरिटीज़ होते हैं। ऑफकोर्स वहाँ के जो लोग रह रहे होंगे अमेरिका के, वो लोग पहले मेजॉरिटी रहे होंगे, और वो लोग डोमिनेंट ग्रुप की जो कल्चर होती है उसमें अपना कल्चर मिला के वो एक पार्ट ही बन जाते हैं उस कल्चर का। ठीक है, उसके बाद ये सेकंड है कल्चरल प्लुरलिज्म। तो इसमें इसमें गॉर्डन ने फिर स्टडी की है और ये बताते हैं कि जब सोसाइटी में एक मतलब थोड़ा सा सेपरेशन होना चाहिए कि जो अलग टाइप के ग्रुप्स हैं वो मिल ना जाए, एकदम हिस्सा ना बन जाए, उनकी अपनी जो
यूनिकनेस है वो रहनी चाहिए। मान लीजिए कि एक डोमिनेंट ग्रुप है और सब डोमिनेंट ग्रुप जैसा बन गए, तो उनकी तो कल्चर कहीं ना खो गया। तो वो एक बात कर रहे हैं कि हर किसी को अपने मतलब थोड़ा सा सेपरेशन होना चाहिए ग्रुप्स के बीच में, कि वो अपना कल्चर्स को भी कंटिन्यू कर सके। आइडियोलॉजी ऑफ वॉलंटरी कल्चर चॉइस, ये न्यूमैन ने स्टडीज़ किया है। ये बोलते हैं कि हमें एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाने की ज़रूरत है जहाँ इंसान अपने हिसाब से अपनी आइडेंटिटी चूज़ कर सके। ठीक है, तो आप समझिए, इसका मतलब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने हिसाब से कि आप डोमिनेंट ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, किस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप अपने आप को किस कल्चर का हिस्सा देखना चाहते हैं या कैसे देखना चाहते हैं, ये आपके हाथ में है, ये कोई और डिसाइड नहीं करेगा। ठीक है, ये 3 आइडियोलॉजीज थी, अप्रोचेस थे। उसके बाद ये है हमारा, ये छोटा सा ही है, मैं इसको भी इसी में वीडियो में कर लेती हूँ, फिर ज़्यादा पार्ट्स भी बन जाएंगे। तो मल्टी कल्चरल एजुकेशन के गोल्स और स्ट्रैटेजी क्या है? सेंसिटिविटी एंड क्रिटिकलिटी फॉर मल्टीकल्चरल कंटेंट इन टेक्स्ट बुक्स। मतलब हमें सेंसिटिव होना पड़ेगा, ठीक है, कि राइटर को भी और टीचर को भी किसी के बारे में पढ़ाने के बारे में हमें ऐसे कुछ भी नहीं बोलना पड़ेगा। और जो हम हर इंसान के अंदर एक बायसनेस होती है किसी चीज़ के बारे में, किसी कल्चर के बारे में, उसको हटा के, या स्टेरियोटाइप दिया होता है कि ये कल्चर ऐसा है, वो कल्चर वैसा है, उस सब को रिमूव करके हमें पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये 4-5 तरीकों से होता है कि हम किस तरीके से क्या करते हैं कि कई बार ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए होते हैं, केवल वो मेजॉरिटी ग्रुप के बारे में बताते हैं और छोटे छोटे माइनॉरिटी, किताबों की बात हो रही है, माइनॉरिटी ग्रुप के बारे में बताते नहीं हैं। तो हमें इस टाइप का जो चीज़ें हैं, इस टाइप की जो एग्जाम्पल्स हैं, उनको हटा के हमें हर किसी के एग्जाम्पल्स को ऐड करना है। कुछ ग्रुप को हम स्टेरियोटाइप करते हैं, जैसे कि हमारे कल्चर में कहीं कहीं हमने देखा होगा कि हम बोलते हैं कि वेस्टर्न कल्चर तो ख़राब है, वहाँ परिवार और परिवार कुछ नहीं होता। इस टाइप के स्टेरियोटाइप को हमको हटाना है, हर जगह परिवार इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद क्या होता है कि हम सेंसिटिव नहीं होते, हमें सेंसिटिव और इम्बैलेंस होते हैं। अब क्या होता है कि हम कोई ऐसी ग्रुप हो तो उसके बारे में बात नहीं करना चाहते। इससे क्या होता है कि स्टूडेंट भी समझ नहीं पाता प्रॉपरली कि वो सिचुएशन क्या है, और टीचर भी एक्सप्लेन नहीं करते हैं। ठीक है, और ऐसा होता है कि कई बार बुक्स वगैरह में कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स होती है, उनको छुपाने की कोशिश की जाती है, नहीं पढ़ाने को। जैसे सोशल मूवमेंट कोई हुआ हो छोटा मोटा, उसे हम नहीं पढ़ाते हैं। सेक्स एजुकेशन, डिवोर्स, ऐसी चीज़ों को हम, जो लाइफ की रियलिटीज़ है, चाहे कोई सबऑर्डिनेट मार्जिनलाइज ग्रुप है, उसके बारे में हम नहीं पढ़ाते। तो ऐसी चीज़ों को हम छुपाने की या उसको बस नहीं पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो इन सबको हमें इंक्लूड करना ज़रूरी है। द अप्रोच सजेस्टेड दैट एक्सपीरियंस ऑफ दिस सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन आर इंटरेस्टिंग। ये एक अप्रोच है, उसमें ये बताया जाता है कि जो सब ऑर्डिनेट ग्रुप है, जिसके बारे में हम नहीं पढ़ पाते या टेक्स्ट बुक्स में नहीं होता है, उनकी हिस्ट्री, उनके बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसलिए ये ज़रूरी है कि उनकी भी हिस्ट्री को, उनकी भी बातों को, उनकी भी स्टोरीज़ को हम अपने सिलेबस का, अपने टेक्स्ट बुक का हिस्सा बनाएं। और लिंग्विस्टिक बायस जो थी उसको हमने काफ़ी हद तक कम कर दिया, जो भाषा पे आधारित थी। लेकिन जेंडर बायस आज भी पुरुष, महिला और अन्य जो जेंडर्स के बीच में जो वो है, वो बहुत ज़्यादा है। टेक्स्ट बुक में कई बार औरतों की कहानी या और कोई ग्रुप, ट्रांसजेंडर और बहुत सारे ग्रुप्स हो सकते हैं सोसाइटी में, उनकी स्टोरीज़, उनकी बातें नहीं हो पाती हैं। तो ये भी हमें अपने टेक्स्ट बुक में रखना ज़रूरी है। अब ये प्रैक्टिस ऑफ मल्टीकल्चरल एजुकेशन इलस्ट्रेशन है, तो इसमें 2 कंट्रीज़ का वो दिया गया इलस्ट्रेशन कि वो लोग कैसे अपने कंट्री में वो करती है। इसमें क्वेश्चन नहीं आता, इसलिए मैंने इसको पढ़ाया नहीं। आपका मन हो तो आप अपने बुक में थोड़ा इसको देख सकते हैं, बट इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, अब हम मल्टीकल्चरल करिकुलम कैसे बनाएं, मतलब उसका सिलेबस, उसका करिकुलम कैसे बनाएं। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि मल्टीकल्चरल जो चीज़ें, उसको हम बहुत ध्यान से चूज़ करें कि किताबों में या सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ाना है। तो हमें डोमिनेंट कल्चर की भी चीज़ें भी पढ़ानी है, और जो नॉन डोमिनेंट ग्रुप है, जिनकी अचीवमेंट्स हैं, उनकी म्यूज़िक, उनकी आर्ट, उनकी स्पोर्ट्स, उनकी पॉलिटिक्स वगैरह, उसको भी हमें मतलब बराबर, दोनों की, डोमिनेंट ग्रुप की और नॉन डोमिनेंट ग्रुप्स की भी चीज़ों को, हमें सब कुछ को इंक्लूड करना है टेक्स्ट बुक में।
स्टूडेंट्स की भी लाइफ एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है मल्टीकल्चरल एजुकेशन में। उनकी लाइफ स्टोरीज, कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट है पर उसकी कम्युनिटी है, उसके बारे में जानना, जिससे अदर बच्चे उस समझ सके कि और तरीके क्या होते हैं जीवन जीने, क्या समझने के। ठीक है, अब हमें कम्युनिकेशन पे ध्यान देना, टीचर को सेंसिटिव भी होना है, उसको समझना भी है, और बच्चों को भी अनकंफर्टेबल नहीं करना और खुद भी अनकंफर्टेबल नहीं होना, ऐसे पढ़ाना है। ठीक है, लर्निंग एंड टीचिंग स्टाइल, सोशलाइजेशन आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट रोल करता है, मतलब प्ले करता है कि इंडिविजुअल कैसे बिहेव करेगा। तो उन सब पे हमको ध्यान दे के बच्चे को इस तरीके से मल्टी कल्चरल एजुकेशन को समझाना है, बताना है कि बच्चा उसको समझ सके, लर्न कर सके, और उसको अपनी लाइफ की वो एक पर्सपेक्टिव बना ले। और मल्टीकल्चरल एजुकेशन में जो करिकुलम होना चाहिए वो ऐसा डिज़ाइन होना चाहिए कि कल्चरल की जो डाइवर्सिटी है, जो मतलब कल्चर है जिसमें बहुत संस्कृतियां हैं, बहुत सारी संस्कृतियां एक साथ हैं, उनको इस तरीके से मिलाए कि बच्चों को पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगे और मज़ा भी आए। अब कुछ चीज़ें होती हैं जो हिडन होती हैं। हिडन मतलब वो एक तरीके से एग्जाम्पल फॉर्म में होंगी या उस तरीके से एकदम सामने नहीं लिखी होंगी, पर टीचर को बच्चों को वो भी समझाना है। ठीक है, मल्टीकल्चरल एजुकेशन वैल्यूज स्टूडेंट्स क्यूरियसिटी एंड इनकरेज इट। अब बच्चा क्यूरियस है, क्वेश्चन है, आपको उसको आंसर भी करना है, और टीचर को इस तरीके से एक्सप्लेन करना है कि उस बच्चे को क्लियर भी हो जाए। क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करता है स्टूडेंट में भी और बच्चे में भी। और क्रिटिकल थिंकिंग होती है तो बच्चा क्या होता है, जो इनइक्वालिटी है सोसाइटी में या ऑपरेशन है, जैसे कि हम लोग कास्ट क्लास ये देखते हैं कि कौन अमीर है, गरीब है, आपका जेंडर क्या है, आप किस धर्म से हैं, जाति से हैं, किस ग्रुप से, इन सब को रिमूव कर पाता है वो सोच के, क्योंकि वो समझ चुका है कि समाज कैसे चलता है। बहुत सारी रियलिटीज़ को हम सीखते हैं। और कम्युनिटी इज़ अ द नॉलेज फिर एक्सप्लेनिंग यूज सेंसिटिव एंड लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस। तो क्या होता है कि कम्युनिटी का एक इन क्लासरूम रिसोर्सेज ऑफ ऑल कम्युनिटीज आर इंक्लूडेड, मतलब मान लीजिए कि हर कम्युनिटी है, छोटी बड़ी, उन सब की कहानियाँ, पोयम, उनकी उनकी चीज़ें हर कम्युनिटी की इंक्लूड होनी चाहिए, चाहे कोई वो जनजाति हो या जाति हो या किसी धर्म से हो या कोई छोटे से कल्चर से हो। हर किसी के बारे में हमें जानने कहा गया, और हर चीज़ को हम क्लासरूम में इंक्लूड करके बच्चों की थिंकिंग और उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी से हम डेवलप कर सकते हैं। होप करती हूँ कि आपको ये समझ में आया हो। ये चैप्टर वैसे बहुत ईजी है, यहाँ पे एक ही चीज़ों की बात बार बार की गई है, तो आप, मुझे लगता है कि हल्का फुल्का आप ज़रूर समझ रहे हो। नहीं समझे हो तो आप दोबारा वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, और पूरा लाइन से देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा 1 2 3 4। उसके बाद प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, कमेंट्स भी किया करिए, बिकॉज कमेंट से क्या होता है कि इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है, तो अगर आप करेंगे तो हमारे लिए काफ़ी सपोर्टिव होगा। So thank you so much and have a nice day.